हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टेंडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंडर्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टेंडर्स के बारे में। टेंडर जो टॉपिक है ये एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंडर वर्ड आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो सुना ही होगा। टेंडर वर्ड से आप सभी परिचित होंगे और जिन्होंने नहीं सुना है तो वो आज देखते हैं वीडियो में। पहले एक टेंडर के बारे में, क्या होता है टेंडर, उसके बारे में, क्या होता है टेंडर, उसमें क्या क्या होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंडर को हम लोग हिंदी में कहते हैं निविदा। टेंडर का मतलब निविदा। टेंडर क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, इसको किस किस टाइप से फिल कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। एक इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो टेंडर क्या होता है? किसी भी प्रोजेक्ट को करने का एक ऐसा एस्टिमेशन होता है जिसमें उस काम को करने का पूरा डिटेलिंग होता है। ठीक है, जैसे हमें कोई काम करवाना है, कोई मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है तो जिसमें इलेक्ट्रिकल का काम करवाना है, कोई सेटअप करवाना है, कोई कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन करवाना है, या फिर जो भी मैं काम करवाना चाहती हूँ, अगर वो दूसरे डिपार्टमेंट का हो तो दूसरे डिपार्टमेंट का, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, हाउस वायरिंग, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का वर्क। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग जैसे मुझे एक काम करवाना है तो मैं एक नोटिस निकालूंगी। ठीक, अब मुझे एक काम करवाना है तो मैं एक नोटिस निकालूंगी। उस नोटिस में ये लिखा रहेगा कि मुझे ये काम करवाना है, तो ऐसे करके एक नोटिस बना रहेगा। अब जिसे कोई भी कंपनी पढ़ेगी, कोई ऐसी कंपनी जो उस काम को करवाती है या फिर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो उन काम को करते हैं, उन लोग उस नोटिस को, उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे। अब क्या होगा, जो हम नोटिस दिए रहेंगे उसे उन लोग पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि वो ये काम कर सकते हैं, वो इस इंस्टॉलेशन का काम कर सकते हैं या कनेक्शन का काम कर सकते हैं, तो उन लोग एक लेटर, एक फॉर्मेट भर के देंगे जिसे कहेंगे टेंडर। टेंडर भर कर देंगे उन लोग। अब जो कंपनी टेंडर भर के देगी उसमें उन लोग कौन कौन से काम को कितने समय में कर सकते हैं, कितना खर्च आएगा, क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में उन लोग पूरा डिटेलिंग भर के देंगे। ये हो गया टेंडर, इसे कहते हैं टेंडर भरना। तो जो कंपनी काम को ऑफ़र करती है वो टेंडर नोटिस निकालती है, और जो कंपनी या जो कॉन्ट्रैक्टर उस काम को लेते हैं, करने का जिम्मेदारी लेते हैं, वो भरते हैं टेंडर फॉर्म। तो क्या हुआ, जो कंपनी काम करवाना चाहती है वो टेंडर निकालेगी, टेंडर नोटिस निकालेगी, और जो कंपनी काम करने वाली है वो टेंडर फॉर्म भरेगी, वो टेंडर फिल करेगी। यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया एक टेंडर का बेसिक इंट्रोडक्शन। ये हो गया हमारा टेंडर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक ओवरव्यू। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से जानेंगे कि टेंडर होता क्या है, टेंडर नोटिस कैसा होता है,
कैसे भरते हैं टेंडर फॉर्म, किसी कंपनी के द्वारा टेंडर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उसका रिजेक्शन, ये पूरे प्रोसीजर को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। टेंडर कोटेशन का ही एक इम्प्रूव्ड फॉर्मेट है, जिसका पर्पस मटेरियल की सप्लाई या किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर से उसके प्राइस एंड परमिशन की मांग करना। कोटेशन क्या होता था? किसी कंपनी को हम लोग मटेरियल के परचेस के लिए एक लेटर भेजते थे, जिसमें उनसे प्राइस लिस्ट का डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे। उसका एक मॉडिफिकेशन, एक अपर लेवल पे जो चीज़ है वो है टेंडर। टेंडर कोटेशन का ही एक इम्प्रूव्ड फॉर्मेट है, जिसका पर्पस मटेरियल की सप्लाई, या किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सप्लायर या फिर कॉन्ट्रैक्टर से उसके प्राइस और परमिशन की मांग करना। एक टेंडर नोटिस देते हैं, जिसको वो कॉन्ट्रैक्टर स्टडी करके, जिसको उसको पढ़ के अपने टेंडर को भरता है। टेंडर को किसी भी न्यूज़पेपर या किसी अन्य माध्यम से टेंडर नोटिस के द्वारा जारी किया जाता है। अब टेंडर नोटिस को किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देते हैं, या फिर आजकल और अलग अलग तरीके आ गए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में या फिर कहीं पर भी इन सब टेंडर को अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिसमें रिक्वायर्ड मटेरियल या किसी प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या क्या वर्क कराना है, इन सब चीज़ों के बारे में, एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसमें कितना खर्च लगेगा, हमको कितने खर्च में वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में, टेंडर का प्राइस, कितने बजट का हम लोग को टेंडर चाहिए, उस टेंडर का लास्ट डेट, टेंडर को भरने का एक लास्ट डेट होता है कि इतने तारीख तक सारे टेंडर फॉर्म आ जाने चाहिए। टेंडर ओपन करने का डेट, जब सारे टेंडर्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको एक फ़िक्स डेट डिसाइड करने, जब सारे टेंडर इकट्ठे आ जाएंगे लास्ट डेट तक के, तो उन सारे टेंडर्स को ओपन करने के लिए एक डेट फिक्स करेंगे। उसी डेट पर सारे टेंडर को ओपन करेंगे और उसमें से जो भी परफेक्ट टेंडर रहेगा, जो उस कंपनी को सूट करेगा, वो उस टेंडर को चूज़ करेगा। टेंडर को अब ओपन करने का डेट तो डिसाइड हो गया, कहाँ पर उसको ओपन करना है, उस टेंडर को कितने टाइम ओपन करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है टेंडर नोटिस में दिया जाता है। तो ये हो गया टेंडर का एक डेफिनेशन। टेंडर नोटिस में क्या क्या चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं हम टेंडर नोटिस दिखता कैसे है, टेंडर नोटिस होता कैसे है। तो टेंडर नोटिस जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। एक खाली स्पेस है, ब्लैंक, द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु सील्ड टेंडर्स ब्लैंक डेट को ब्लैंक बजे तक के लिए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो ये खाली स्थान है उसमें जो कंपनी टेंडर ऑफ़र कर रही है, जिसको कि काम करवाना है, वो अपना लिखेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को करवाना है तो वो अपना नाम लिखेगा, उस कंपनी का नाम, कि इस अमुक कंपनी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु सील्ड टेंडर्स को इतने तारीख तक, मान लीजिए कि कोई भी तारीख ले लीजिए, मान लीजिए कि 5 अगस्त 2020 तक शाम को 4 बजे तक लिए जाएंगे, इस तरीके से। और इस डेट को इतने बजे इस स्थान पर
इसके सामने खोले जाएंगे। इसमें लिखेंगे कि किस डेट को, जैसे कि मान लीजिए हमने उसे सितंबर में, तो 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को सुबह 10 बजे कोई भी स्थान ले लीजिए, उस स्थान पर इस कंपनी के सामने या फिर इस पर्सन के सामने, किसी अधिकारी के सामने ये खोले जाएंगे। इस तरीके का एक नोटिस होगा टेंडर नोटिस में। जो टेंडर फॉर्म होता है, किसी भी वर्किंग डे को एक फिक्स्ड रेट, कितने भी हो सकते हैं फिक्स्ड रेट, जो टेंडर देने वाली कंपनी डिसाइड करेगी, जैसे कि कितने भी होंगे, 200, 500, कुछ भी, जितने भी रेट रहेगा, एक फिक्स रेट पर इस डेट तक खरीदे जा सकते हैं। कोई भी डेट होगा, जब तक कि वो टेंडर फॉर्म बिकेगा, केवल रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ही एलिजिबल होंगे। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे, ऐसे लोग ही एलिजिबल होंगे। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन इस टेंडर नोटिस में डाला जाता है। टेंडर नोटिस एक तरीके का एक संक्षिप्त विवरण होता है, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें टेंडर फॉर्म पे मिलता है, पूरे डिटेल फॉर्मेट में एक एक चीज़ों के बारे में। तो ये टेंडर नोटिस हो गया। इसमें लिखा जाता है कि किस कंपनी द्वारा, किसी जो कंपनी है उसके द्वारा किसी टेंडर को कब से कब तक लिया जाएगा, टेंडर लेने का आखिरी डेट क्या होगा, वो जो टेंडर का फॉर्म आएगा उसका लास्ट डेट कब होगा, उसे कब खोलेंगे, उसे कब सिलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ों का एक डेट डिसाइड होता है, एक नोटिस दिया रहता है टेंडर नोटिस में। टेंडर नोटिस में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, एक शॉर्ट फॉर्म में, कि जो कंपनी टेंडर लेगी उसे लिखना होगा, उसे इस फॉर्मेट में बना के देना होगा कि प्रोजेक्ट का क्या नाम है, उस प्रोजेक्ट का टेंडर रेट पर सेट, मतलब हर सेट को करने के लिए उन लोग टेंडरिंग का रेट कितना लेंगे, इन चीज़ के बारे में इसमें लिखेंगे। टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क, वो जो कंपनी काम करवाना चाहती है उनके काम को कितने समय में करके देंगे, इन चीज़ों के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। टेंडरर को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा जो कंपनी टेंडर लेने वाली है। लास्ट डेट फॉर कंप्लीट वर्क, वो कब तक के ये काम को कंप्लीट करके देगी कंपनी, उसमें कितना एस्टिमेटेड खर्चा आएगा, इस चीज़ के बारे में। और सिक्योरिटी मनी के रूप में वो कंपनी जो है कितने पैसे देगी, ये सारी चीज़ों के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से बनाना है, ऐसा करके एक नोटिस जारी होगा। ये तो एक शॉर्ट नोटिस है, टेंडर नोटिस है। जो टेंडर फॉर्म होता है उसमें पूरे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस होंगे हर चीज़ों के बारे में। अब जानते हैं हम टेंडर फॉर्म के बारे में। तो टेंडर फॉर्म क्या होता है? टेंडर फॉर्म एक ऐसी बुक होती है जिसमें टेंडर में दिए गए प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी मटेरियल्स का फुल डिस्क्रिप्शन, मतलब उस सारे मटेरियल्स का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड सभी कंडीशंस का भी फुल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। किन किन कंडीशंस पे उन टेंडर को स्वीकार किया जाएगा, क्या क्या कंडीशन अप्लाई होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। मतलब मटेरियल का पूरा इन्फॉर्मेशन और किस कंडीशन में वो टेंडर वो कराए जाने हैं, ये सारी चीज़ों का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा टेंडर फॉर्म में। टेंडर फॉर्म में मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के साथ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ड्राइंग, जैसे कि कोई लेआउट है उस प्रोजेक्ट का तो ये भी दिया जाएगा। ब्लूप्रिंट, सर्किट डायग्राम, किस तरीके का कनेक्शन करवाना है इसका सर्किट डायग्राम भी देंगे। मान लीजिए कि एक सब स्टेशन करवाना है तो वहाँ पर पूरा जो सर्किट अरेंजमेंट है उसको किस तरीके से करवाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, इंडिकेशन सिंबल्स, ये सारी चीज़ों की भी डिटेल्स होती हैं। टेंडर फॉर्म में मटेरियल्स के स्पेसिफिकेशन के साथ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ड्राइंग, ब्लूप्रिंट,
सर्किट डायग्राम, इंडिकेशन सिंबल्स एक्सेट्रा की भी डिटेल्स होती है। तो ये सारी चीज़ों की डिटेलिंग टेंडर फॉर्म में होता है। टेंडर फॉर्म का एक फिक्स्ड प्राइस होता है जिसे देकर टेंडर फॉर्म खरीदा जा सकता है। क्या होगा, उसका एक फिक्स्ड प्राइस होगा। ये वो कंपनी जो टेंडर देगी वो डिसाइड करेगी कि ये टेंडर फॉर्म का कितना प्राइस होगा। ये डिफरेंट कंपनीज़ डिफरेंट वर्क के लिए टेंडर फॉर्म का जो रेट है वो वेरी कर सकता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हो गया टेंडर फॉर्म। इसमें हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट ड्राइंग, उसका ब्लूप्रिंट, उसका सर्किट डायग्राम, उसमें इंडिकेशन सिंबल्स, उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होंगे, किन किन कंडीशन पे ये सारी चीज़ों का किन किन कंडीशन पे आपका टेंडर को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या क्या कंडीशन चाहिए हमको किसी भी प्रोजेक्ट को सेटअप करवाने में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट एक चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है टेंडर फॉर्म में दिया जाता है। जैसे कि कितने लाइट लगवाने हैं हमें, कोई घर का, कोई इंडस्ट्री का वायरिंग है तो इंडस्ट्री का वायरिंग है, कितना लाइट लगवाना है, कितने कितने रेटिंग का लाइट लगवाना है, कौन सी कंपनी का लाइट लगवाना है, कौन सी कंपनी का वायर यूज़ करवाना है, किस तरीके का कनेक्शन चाहिए, कौन कौन से नए टेक्नोलॉजीज़ उसमें करवाना है। इन सारी चीज़ों का पूरा एक कंप्लीट कुल मिला के देखा जाए तो टेंडर फॉर्म एक पूरा डिटेल्ड फॉर्म होता है जिसमें हर एक छोटी से छोटी बातों को भी लिखा जाता है। ये तो हो गया टेंडर फॉर्म भराने का एक तरीका। टेंडर फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगे ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया। अब क्या होगा, कोई कंपनी जब टेंडर फॉर्म भर लेगी तो उसे पोस्ट के थ्रू या फिर डायरेक्ट किसी लिफाफे में भर के उसके फॉर्म को पूरे फिलअप करके जो कंपनी काम करवाना चाहती है उसके पास भेजेगी। टेंडर फॉर्म फिलअप करने का एक फिक्स्ड डेट होगा कि इतने दिनों तक टेंडर का फॉर्म भराया जाएगा। उस डेट के अंदर में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने भी ऐसी वर्किंग कंपनीज़ हैं, वो अपना फॉर्म भरकर ज़रूरतमंद कंपनी को सेंड करेगा। अब जब टेंडर का एक फ़ाइनल डेट एंड हो जाता है तो फाइनल टेंडर ओपन करने का भी एक फिक्स डेट होता है। उस डेट पर सारे टेंडर्स ओपन किए जाते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो टेंडर फॉर्म फिलअप करने का डेट ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास टेंडर आए रहेंगे, जितने टेंडर्स हमें प्राप्त होंगे, उन सभी को कलेक्ट करके उस डेट पर सारे टेंडर्स को एक एक करके ओपन किया जाएगा। अब उसके कई कंडीशन होंगे उसे ओपन करने के कि वो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के सामने ओपन किया जाए। अब मान लीजिए हमारे पास 50 टेंडर्स आ चुके हैं, 50 टेंडर फॉर्म आ चुके हैं। तो हम लोग जो टेंडर ओपन करने का डेट डिसाइड होगा उस डेट पर सारे टेंडर फॉर्म्स को एक एक करके ओपन करते जाएंगे। अब मान लीजिए पहला टेंडर फॉर्म ओपन हुआ। पहला टेंडर फॉर्म ओपन होने के साथ उसमें ये देखेंगे, इन चीज़ों को चेक करेंगे कि वो हमारे सारे टर्म्स और कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। अब अगर वो फुलफ़िल करता है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए रखा जाएगा, और अगर वो सारे टर्म्स को फुलफ़िल नहीं करता है तो उसे डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, उसे रिजेक्शन के लिए डाल दिया जाएगा। अब इसी तरीके से एक एक करके सारे हमारे टेंडर फॉर्म्स को ओपन करेंगे, सभी में चेक करेंगे कि वो हमारे सारे टर्म्स कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो हमारे एस्टिमेशन के अंदर आ रहा है कि नहीं, एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर, वो हम प्रोजेक्ट को जिस डेट पर कंप्लीट करना चाहते हैं उस डेट तक के फुलफ़िल करके दे रहा है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। उसके बाद आधे फॉर्म मान लीजिए कि आधे सिलेक्टेड में रहेंगे, आधे रिजेक्ट हो गए हैं जो कि हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को एक साइड रख लेंगे। अब एट दी एंड देखेंगे कि 50 में से हमारे पास लगभग 20 ऐसे टेंडर हैं जो कि हमारे रूल को फॉलो करेंगे, जो कि रिक्वायर्ड कंपनी, ज़रूरतमंद कंपनी के सारे टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो ऐसे टेंडर को हम लोग 50 में से 20 सिलेक्टेड टेंडर हो गए। अब इस 20 में से ऐसे टेंडर सिलेक्ट करेंगे जिनका कॉस्ट कम हो,
जिनका काम करने का जो समय है वो जल्दी हो, इन सारे टर्म्स के हिसाब से हम सबसे परफेक्ट टेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि जो सस्ते या फिर मिनिमम कॉस्ट वाले टेंडर होंगे वो आखिरी में एट द एंड सिलेक्ट होते हैं, पर ये ध्यान रखा जाता है कि टेंडर जो है सभी शर्तों के अनुसार हो। जो एक फाइनल टेंडर सिलेक्ट होगा उसे हम लोग उस कंपनी के सारे काम को हैंड ओवर कर देंगे कि आप इस कंपनी के ये इंस्टॉलेशन के काम को कंप्लीट करेंगे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। तो ये हो गया हमें हमारे टेंडर को सिलेक्शन करने का तरीका। अब जो बाकी की कंपनीज़ होती हैं जिनके टेंडर सेलेक्ट नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं, अब देखते हैं रिजेक्शन ऑफ टेंडर्स। वे टेंडर्स जो शर्तों को पूरा नहीं करते या फिर जिनकी लागत सबसे कम नहीं होती उन्हें क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और यह अधिकार जो है टेंडर जारी करने वाली कंपनी का होता है। ये उसकी चॉइस होती है कि वो कौन से टेंडर को एक्सेप्ट करना चाहता है, कौन से टेंडर को रिजेक्ट करना चाहता है। वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल फ्री होता है। उसे जो भी उस टेंडर जारी करने वाली कंपनी को जो भी टेंडर परफेक्ट और सुटेबल लगेगा वह उसी टेंडर को ही एक्सेप्ट करेगा। उस जारी करने वाली कंपनी के पास इतना अधिकार होता है कि कोई भी कमी आने पर तुरंत वो उस टेंडर को रिजेक्ट कर सकती है। किसी भी टेंडर को रिजेक्ट या सिलेक्ट करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहता है। और इस तरीके से टेंडर का जो पूरा प्रोसेस है कि टेंडर पहले नोटिस देना है, उसके बाद टेंडर का फॉर्म फिलअप होना है, उसके बाद टेंडर सिलेक्ट होगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया जाएगा, तो ये सारा एक पूरा प्रोसीजर एंड हो जाता है। ये हो गया हमारा टेंडर। अब हम देखते हैं टेंडर से ही रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले टेंडर देने के लिए किसी न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश करवाना होता था या फिर किसी अलग एडवर्टाइजमेंट पॉम्पलेट्स वगैरह में उस टेंडर नोटिस को प्रिंट करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि सिर्फ न्यूज़पेपर तक ही ये सारी चीज़ें सीमित नहीं हैं, बल्कि अब टेंडर जो है वो एक नया फॉर्म ले चुका है, जैसे जिसे कहते हैं ई टेंडर्स। ई टेंडर्स में क्या होगा, ऑनलाइन ही सारी कंपनीज, ज़रूरतमंद कंपनी जो है जो टेंडर जारी करवाना चाहती है वो ऑनलाइन सारे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अपलोड कर सकता है। और जो टेंडर फॉर्म फिलअप करना चाहती है उनके लिए भी ये आसान हो चुका है कि ऑनलाइन वो टेंडर फॉर्म भर सकता है। इससे क्या है, पूरी प्रक्रिया आसान हो चुकी है। तो ये हो गया ई टेंडर। अभी के ट्रेंड में देखेंगे तो ये ई टेंडर बहुत ही इजी, कंफर्टेबल और आसान हो चुका है क्योंकि सारी चीज़ें इसमें इंटरनेट के थ्रू हो जाती हैं। तो ये हमने देखा है एक टेंडर का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, पूरा टेंडर क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नोटिस भरते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा देख चुके हैं। और ये भी देख चुके हैं कि टेंडर किसी कंपनी के लिए किस तरीके से ज़रूरी है। टेंडर जो है किसी कंपनी को किसी कंपनी को अपना काम करवाने के लिए जो परफेक्ट रेट में बहुत सारे चॉइसेस के साथ परफेक्ट कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करने का एक बहुत ही परफेक्ट तरीका होता है टेंडर। तो ये हमने देखा टेंडर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पर। हमारा टेंडर तो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी है स्टोरेज चार्जेस। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था ओवरहेड चार्जेस, लेबर चार्जेस, कंटिंजेंसी चार्जेस। तो उसी तरीके का एक और चार्ज है जिसे कहते हैं स्टोरेज चार्जेस। स्टोरेज चार्जेस से क्या मतलब है, स्टोरेज का मतलब है भंडारण और चार्जेस का मतलब व्यय। तो स्टोरेज चार्जेस मतलब भंडारण पर होने वाला व्यय। चलिए देखते हैं। आफ्टर परचेसिंग द नेसेसरी मटेरियल इन द इंस्टॉलेशन, द एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिंगिंग द गुड्स टू द स्टोर हाउस एंड टू वर्क प्लेस, द एक्सपेंसेस ऑफ द लेबर वैल्यू इंक्योर्ड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग द मटेरियल एट द टाइम ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड स्टोरेज एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंस्टॉलेशन में ज़रूरत
ज़रूरतमंद सामग्री या फिर आवश्यक सामग्री को खरीदने के बाद उसे स्टोर हाउस से घर में लाने या फिर वर्क प्लेस पर ले जाने का व्यय। यातायात के समय उस सामान को गाड़ी में या फिर जो भी ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमारा व्हीकल रहेगा उसमें चढ़ाने एवं उतारने में होने वाले लेबर चार्ज का खर्चा। इन सब को मिलाकर बनता है भंडारण व्यय या फिर स्टोरेज चार्जेस। इट इज़ ऑलमोस्ट 3% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। ये मटेरियल कॉस्ट के लगभग 3% होता है। तो ये हो गया स्टोरेज चार्ज के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज। आज का लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।